बच्चों गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लास में द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान निर्धारण की क्लोरोप्लेटिनी विधि देखी थी। अब हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल देखते हैं, संख्यात्मक प्रश्न देखते हैं कि हम किस प्रकार अणुभार का निर्धारण इस क्लोरोप्लेटिनी विधि के द्वारा कर सकते हैं। एक प्रश्न मैं बोर्ड में लिख रहा हूं सामने और हम उसे हल करते हैं। द्विक्षार की द्विअम्लीय द्विअम्लीय क्षार के 0.49 ग्राम क्लोरोप्लेटिनेट के ज्वलन से (0.195 ग्राम प्लेटिनम प्राप्त होता है। क्षार के अणुभार की गणना करो। इस संख्यात्मक प्रश्न में हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी जानकारियां दी गई हैं और इसकी मदद से हम उपयुक्त सूत्र में मान को रखकर अणुभार की गणना कर लेंगे। प्रश्न में दी गई बातों को हम नोट करते हैं। दिया है द्विअम्लीय क्षार अर्थात क्षार की अम्लीयता वह 2 है अर्थात n बराबर 2। इसके पश्चात क्षार के 0.49 ग्राम क्लोरोप्लेटिनेट के ज्वलन से उस क्षार का जो क्लोरोप्लेटिनेट के साथ में ज्वलन किए तो कितना ग्राम सैंपल हमने लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.49 ग्राम। अतः कार्बनिक पदार्थ बराबर 0.49 ग्राम। इसे हम W लिखते हैं। जो हमने कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो W 0.49 ग्राम हुई। अब देखते हैं इसके ज्वलन से 0.195 ग्राम प्लेटिनम प्राप्त होता है। तो प्लेटिनम का भार हमें मिला X बराबर प्रश्न में दिया हुआ है 0.195 ग्राम। इस प्रकार हमें दिए गए प्रश्न में से ये जानकारी मिल जाती है। अब हम उपरोक्त सूत्र में मान रखकर इसके अणुभार का निर्धारण करेंगे। अणुभार निर्धारण की क्लोरोप्लेटिनेट विधि का सूत्र इस प्रकार है। अणुभार बराबर 1/2 W/X इंटू 195 माइनस 410। इस इंटू n।
हम देखते हैं कि इसमें 3 राशियां हैं, W जिसका मान हमें पता है 0.49 ग्राम, X जिसका मान है 0.195 ग्राम तथा N का मान है 2। इस वैल्यू को हम इस समीकरण में, इस सूत्र में पुट करते हैं, रखते हैं। प्रश्न को मिटाता हूं मैं। अणुभार बराबर 1/2, W के स्थान पे उसका मान रखेंगे, ये मान है 0.49 ग्राम अपॉन X के स्थान पे इसका मान रखेंगे जो कि है 0.195 ग्राम। इसके आगे हम देखते हैं 195, 195, फिर माइनस, फिर 410, गुणित, ये ब्रैकेट बंद हो गया, गुणित n का मान 2 दिया हुआ है प्रश्न में। इस पूरे गणितीय व्यंजक को अगर हम हल करें, हमें सबसे पहले इसमें डिवाइड करना होगा। हम 195 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दिए गए मान में 400, ये जो प्राप्त मान होगा इनको हल करने के पश्चात में इनको गुणा करके 0.195 से भाग देना होगा हमें। फिर इसमें 410 हम घटाएंगे, घटाने के बाद में इस ब्रैकेट के अंदर के पूरा जो मान प्राप्त होगा उसमें 2 का भाग दे सकते हैं हम, और उसके पश्चात जो मान प्राप्त होगा उसमें हम 2 से गुणा करेंगे। ऐसी स्थिति में इस कार्बनिक यौगिक का मान 80, आणविक द्रव्यमान 80 प्राप्त होता है। अतः क्षार का आणविक द्रव्यमान होगा बराबर 80। तो बच्चों, इस प्रकार से हम संख्यात्मक प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमें इसका पर्याप्त रूप से अभ्यास करना होगा। हम प्रश्न अपनी किताबों के अंत में बहुत सारे आंकिक प्रश्न दिए हुए होते हैं और उन्हें उदाहरणों की सहायता से और मिलकर प्रयास करके उसे सीखने की जरूरत है। चलिए अब हम लोग एक आधुनिक विधि देखते हैं। अणु भार के निर्धारण की एक तीसरी विधि को हम देखते हैं। इसे मैं मिटाता हूं। आणविक अणुभार के निर्धारण की एक विधि है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा आणविक द्रव्यमान का निर्धारण, यह एक आधुनिक विधि है। इस विधि के द्वारा आणविक द्रव्यमान का निर्धारण अत्यंत सटीकता से किया जा सकता है और इससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। हमने जो भी रासायनिक विधि अभी देखी, जो कि सिल्वर क्लोरोप्लेटिनेट विधि एवं सिल्वर नाइट्रेट आधारित विधि थी, उसमें कुछ त्रुटियां हो संभव है कि हो जाए, परंतु इस द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा हम शुद्धता पूर्वक आणविक द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जिस कार्बनिक यौगिक को हम लेते हैं उसमें ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है। जब हम उस पे इलेक्ट्रॉनों की बौछार करते हैं
तो कार्बनिक यौगिक अपने आयनों में बदल जाता है और उन आयनों को विद्युत चुंबकीय प्रभाव में रखकर हम उनका द्रव्यमान और आवेश के बीच का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं और इसके माध्यम से हम इस द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं। इस प्रयोग के द्वारा, इस विधि के लिए हम एक इस प्रकार का उपकरण प्रयोग में लाते हैं। एक हिस्से में सैंपल रखते हैं। यहाँ पे सैंपल का तात्पर्य हो गया कार्बनिक पदार्थ रखा जाता है इसके अंदर। इस कार्बनिक पदार्थ के ऊपर विद्युत क्षेत्र तथा नीचे एक चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है। इस पर इलेक्ट्रॉन की बौछार की जाती है। इलेक्ट्रॉन की बौछार करने पर यह धनायन में परिवर्तित हो जाता है और वे धनायन विद्युत और रासायनिक क्षेत्र के प्रभाव में यहां से निकलकर अपने अलग अलग आवेश और द्रव्यमान के अनुसार वे अलग अलग पथ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से उनके विभिन्न पथ प्राप्त होते हैं। इसमें यहां पे एक डिटेक्टर लगा होता है। ये डिटेक्ट करता है, अर्थात इन्हें हमें मालूम चलता है कि इस जो वेव्स निकल रही हैं, जो आयनों के द्वारा जो तरंगें प्राप्त हो रही हैं, वो किस प्रकार से कितना पीक बना रही हैं, कितना उच्चिष्ट और निम्निष्ट बनाती हैं, वो यहाँ पता चलता है। यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती है। और इस फोटोग्राफिक प्लेट में जब वो ऊर्जा युक्त कण टकराते हैं तो उसमें चमक उत्पन्न होती है और हम स्पेक्ट्रोमीटर की द्वारा उस जो आवेश युक्त कण यहाँ पे आके टकरा रहे हैं उनकी तीव्रता हमें पता चलती है। भिन्न भिन्न आयनों में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के स्पेक्ट्रम में उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। स्पेक्ट्रम में उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं और इनके माध्यम से, इनकी तीव्रता से आयनों का आपस में अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो आवेश और द्रव्यमान, उन कणों के आयनों के आवेश और ये द्रव्यमान के अनुपात से जो उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से हम अणुभार की गणना शुद्धता पूर्वक कर लेते हैं। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर आयनों के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के आधार पर इसके अणुभार की जानकारी हमें देता है और इससे हम अत्यधिक शुद्धता पूर्वक हम इसके कार्बनिक यौगिक के अणुभार की गणना कर लेते हैं। इन तीन तरीकों के अलावा भी अन्य विधियां थीं, लेकिन हम इनके प्रारंभिक जानकारी ही आपके इस सिलेबस में है और हम इतनी जानकारी के पश्चात हम अगले पद में आते हैं। जैसा कि हमने आरंभ में देखा, कार्बनिक यौगिकों का शोधन किया जाता है, फिर उनका गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है, फिर उनका भारात्मक या मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। जब ये सब हो जाता है तो हम अणुभार का आकलन करते हैं। अणुभार के आकलन के पश्चात हमें जरूरत पड़ती है उनके अणु सूत्रों की और मूलानुपाती सूत्रों की। अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र की विस्तृत जानकारी हम अध्याय 1 में देख चुके हैं। तो हम इसके पश्चात अब कुछ न्यूमेरिकल सवालों में आते हैं, कुछ आंकिक प्रश्नों में आते हैं और हम एक प्रश्न लेते हैं।
एक भारात्मक कार्बनिक विश्लेषण की गणना संबंधित एक प्रश्न है। किसी कार्बनिक यौगिक के शून्य दशमलव 378 ग्राम के दहन से बने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को क्रमशः पोटाश बल्ब तथा अजल कैल्शियम क्लोराइड से भरी नली में अवशोषित करने पर उनके द्रव्यमान में वृद्धि क्रमशः शून्य दशमलव 264 ग्राम तथा 0.324 ग्राम हुई हो तो यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत ज्ञात करो। तो हम देखते हैं यह विधि भारात्मक आकलन से संबंधित है और जैसा कि प्रश्न में से स्पष्ट है कि हमें कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है, अर्थात यह विधि कार्बन और हाइड्रोजन के आकलन की लीबिंग विधि से संबंधित है। लीबिंग विधि में हमने देखा था कि पोटाश के बल्ब और कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस जो अजल कैल्शियम क्लोराइड से जो भरी हुई नली होती है वो प्रयोग में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को अवशोषित करती है। पोटाश का बल्ब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अवशोषित करता है और नमी को पानी को कैल्शियम क्लोराइड अजल कैल्शियम क्लोराइड से भरी हुई ट्यूब में अवशोषित करा लिया जाता था। ये पोटाश जिस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता था वह कार्बन उसी कार्बनिक यौगिक से उत्पन्न होती थी और इसी प्रकार अजल कैल्शियम क्लोराइड जिस नमी को अवशोषित करता था वह भी इसी कार्बनिक यौगिक से उत्पन्न होती थी। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है, पानी में हाइड्रोजन होता है, तो हम इन दोनों के द्रव्यमान की गणना करके आसानी से लीबिंग विधि के द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न में
जैसा कि किसी भी न्यूमेरिकल सवाल को बनाने का एक तरीका होता है कि हम प्रश्न में दी हुई जानकारी को पहले ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर सूत्र में मान रखकर उसका आवश्यक जो अपेक्षित जानकारी है उसे हम हासिल कर लेंगे, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा है। तो इसे हम हल करते हैं। क्या दिया है, क्या ज्ञात है, उसे हम लिखते हैं पहले। कार्बनिक यौगिक में के 0.378 ग्राम के दहन में, अर्थात यहां से हमको ये जानकारी मिल रही है इस भाग से कि जो दिया गया कार्बनिक पदार्थ है हमारे पास उसकी मात्रा है 0.378 ग्राम। तो एक जानकारी हमको मिलती है हमारे प्रश्न में, किसी कार्बनिक यौगिक के इतने ग्राम मौजूद हैं। कितने ग्राम है ये? 0.378 ग्राम। और जब इसको दहन किया गया, जलाया गया, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई, जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी, ये दोनों ही क्रमशः पोटाश और अजल कैल्शियम क्लोराइड से भरी नली में अवशोषित हो गए। तो इनके द्रव्यमान में वृद्धि हुई क्रमशः 0.264। अब पहले हमने इसमें जो उल्लेख किया है वो कार्बन डाइऑक्साइड का किया है, इसलिए जो पहले मात्रा लिखी हुई है ये क्रमशः किसकी मात्रा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी। और उसके बाद पानी का उल्लेख है, इसलिए ये जो जानकारी उल्लेखित की गई है ये पानी से संबंधित है। तो पोटाश नली द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान बराबर 0.264 ग्राम। इस प्रकार हमें ये दो जानकारी प्राप्त हो गई। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान या अणुभार 44 होता है और कार्बन का परमाणु भार 12। इसके लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना हमने लीविंग विधि के अध्ययन में करी थी, कर चुके हैं हम उसे, तो हम सीधे सूत्र में मान रख सकते हैं। इसे मिटाता हूं मैं और हम सूत्र लिखकर फिर इस मान को रख के गणना करते हैं। सबसे पहले कार्बन की प्रतिशत मात्रा का सूत्र। कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर 12/44 गुणित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बटे कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान गुणित 100। मैंने कई बार इसमें मात्रा का उल्लेख किया है शब्दों के रूप में, कई जगह यहाँ द्रव्यमान आ जाता है, कई बार भार आ जाता है। तो ये मात्रा भी वही है, ग्राम में द्रव्यमान वाली मात्रा ही है। हम जब द्रव्यमान लिखते हैं तब तो हम उसे ग्राम में लिख ही रहे हैं, और कई जगह हम इसे भार के रूप में भी लिख लेते हैं कि इसके भार इतना है। तो आप इसमें किसी तरह के कंफ्यूजन में ना रहें। यहाँ पर भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लिखने का मतलब है वही कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान। चलिए इस फार्मूले में मान रखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा बराबर हो जाएगा 12/44 गुणित, अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना अवशोषित हुआ था, यह है 0.264, और कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान जो हमने शुरुआत में लिया था सैंपल के रूप में, वो प्रश्न के अनुसार है 0.378, और प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब इसे हल करते हैं। कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए हम इसे अगर हल करें तो हम ये पाएंगे कि कार्बन की मात्रा यहाँ पे 19.047% आती है। इस पूरे हिस्से को अगर हम अलग से कैलकुलेट करें, इन्हें गुणा करना होगा, हमें भाग देना होगा, और ऐसी स्थिति में हम कार्बन की प्रतिशत मात्रा इतनी प्राप्त कर पाएंगे। कार्बन की मात्रा निकालने के बाद में इसी तरीके से हम हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा का सूत्र होगा 2/18 गुणित, चूंकि पानी का H2O का आणविक द्रव्यमान 18 होता है और 18 में पानी 2 ग्राम है। 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन। ये हम लिविंग विधि के सूत्र स्थापना के समय में देख चुके हैं, इसलिए यहां थोड़ा सा मैं इसकी चर्चा करते हुए इसको सीधे सूत्र में ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन प्रतिशत मात्रा बराबर 2/18 गुणित पानी की अवशोषित मात्रा, अर्थात पानी का द्रव्यमान जो कि अजल कैल्शियम क्लोराइड वाली नली में अवशोषित हुआ था, बटे कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान, गुणित 100। यह सूत्र हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा के आकलन के लिए है। अब हम इसमें मान रखेंगे और हम हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए हम फिर उसी तरीके का एक कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए ऊपर वाले हिस्से को मैं यहां पे मिटाता हूं। हम फिर मान रखेंगे। हमने देखा था हमारे प्रश्न में पानी की अवशोषित मात्रा थी, कितना लिया था हमने प्रश्न में, 0.324 ग्राम। शून्य 0.324 ग्राम। और कार्बनिक पदार्थ जो हमने लिया था ये मात्रा जो पदार्थ की हमने ली थी वो 0.378 ग्राम था। हमें ये मालूम है ये 2, 18 और इन दोनों वैल्यू हमने प्रश्न से ली और हम मान रखकर इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो हम पाते हैं हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 2/18 गुणित पानी की अवशोषित मात्रा है 0.324 ग्राम अपॉन कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान यह है 0.378 ग्राम गुणित 100। चलिए हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं और हम इसको कैलकुलेशन करने का तरीका देखते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले इसे काट लें, तो देखिए क्या मिलता है। 2 को 18 से कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 2 एकम 2 और 2 × 18, तो यहां मिला 1/9।
यहां पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां भी दशमलव के बाद 3 अंक है। अगर हम इसे भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो दशमलव हटाने पर हम इसे लिख सकते हैं 324/1000, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, हम अगर दशमलव हटा रहे हैं तो 1 2 3 स्थान पे शून्य आ जाएगा, यानी 324/1000 में परिवर्तित कर सकते हैं। दशमलव 0.378 को लिखना चाहें तो दशमलव हटाएंगे तो ये 378 पढ़ा जाएगा, लेकिन ये दशमलव के बाद 3 अंक हैं और चूंकि ये पहले हर में था इसलिए अब अंश में हम दशमलव के स्थान पे 1 और 3 अंक और है दशमलव के बाद में, तो उनके जगह 3 शून्य रख दें तो इस प्रकार हमको मिलेगा 1000/378 गुणित 100। इसे हम पूरी तरीके से कैलकुलेट करके देखते हैं। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो जैसा कि जाहिर है अंश में 1000 है, हर में 1000 है, यहाँ काटने का मतलब भाग देना है। हम 1000 में 1000 का भाग देंगे तो 1 आएगा, इसलिए इसको सरल रूप में काटा जा सकता है। इस तरीके से हमको एक फिगर प्राप्त होगा 324 गुणित 100/9 गुणित 378। अब हम इसको सरल करते हैं, हम देख लेते हैं क्या ये इससे पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है। 9 × 27, 5 9 × 6 = 54। ठीक है, ये 9 से पूरी तरीके से कैंसिल हो रहा है, या चाहे तो हम 3 से कैंसिल करें, हम इसे 9 से कैंसिल करते हैं। 9 × 1 = 9 और 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 9 × 3 = 27, बचेगा 5। इसे मैं अलग से यहां भाग देकर आपके सामने स्पष्ट करता हूं। 9 × 3 = 27, बचा 5, हमने 4 को लिया यहां और 9 × 6 = 54। इस प्रकार ये पूरी तरीके से भाग चला गया 36 बार में, इसलिए 9 × 1 = 9 और 9 × 3 = 27 और 9 × 6 = 54, हमें 36 मिला। अगला, अब हम इस बची हुई मात्रा को फिर यहां लिखते हैं। हमें प्राप्त हुआ 36 गुणित 100/378। देखिए, हम अगर दशमलव के बाद भी कोई बड़े फिगर हो उसके बावजूद हम उन्हें सरल कर सकते हैं, अगर हम धीरे धीरे एक एक पद को हल करें और लिखते जाएं। यहां आप ध्यान से आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले 2 और 18 को हल किया। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 1/9 प्राप्त हुआ। बाकी सारी चीजें एज इट इज थी, वैसे ही थी। हाँ, यहाँ दशमलव को मैंने जरूर भिन्न में बदल दिया था दूसरे पद में। अब यहाँ पे इस 1000 और इस 1000 को भाग देने पर ये दोनों पूरी तरीके से विभाजित हो गए, इसलिए हमने इनको छोड़ा, तो हमें अंश में मिला 324 गुणित 100 और हर में मिला 9 गुणित 378। अगले पद में हमने सिर्फ इन्हें कैंसिल किया। 324/9, 9 × 1 = 9, 9 का पहाड़ा इन दो अंकों में हम पहले देंगे तो 9 × 3 = 27 हुआ, बचा 5 और 5 के बाद ये 4 उतरा तो वो 54 बना और 9 × 6 = 54, तो ये 36 बचा अंश में। तो 36 गुणित 100/378 बचा हमारे पास में। यहां आप ध्यान रखें, अगर ये सारी प्रक्रिया मैं एक ही साथ यहीं पर करना चाहता तो भी हो सकता था, परंतु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि मैं कौन सी संख्या को कौन सी संख्या से विभाजित किया हूं और तब ये मान प्राप्त हुआ है। इसलिए बच्चों, कभी भी जब हम गणित को हल करते हैं तो उसमें से एक पद में एक ही हिस्से को हल करें और फिर क्रमशः इसी प्रकार हर पद में अलग अलग हिस्से को हल करते जाएं, तो उससे वो स्पष्टता भी बनी रहती है और वो समझ में भी आता है। ये प्रक्रिया हम यहाँ करते हैं। हम देख रहे हैं ये सम संख्याएं हैं, तो ये 2 से भी काटी जा सकती हैं, परंतु 2 से काटने पर कुछ समय ज्यादा लग सकता है, इसलिए हम ऐसी कोई बड़ी संख्या, एक कॉमन संख्या सोच सकते हैं जिससे दोनों विभाजित हो जाएं। देखिए, क्या ये 9 से विभाजित हो रहा है? 9 से विभाजित करके देखते हैं इसे। 9 चौक 36, ये 4 बार में गया। यहां पर हम देखें तो 9 चौक 36, आप देख सकते हैं 9 चौक 36, बचा 1 और इस 8 को हमने नीचे लिया और 9 दूनी 18। इस प्रकार 42 बार में पूर्णतः विभाजित हो गया। तो 9 चौक 36 और 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 42। अगले
और विभाजन की प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि अभी भी सम संख्या प्राप्त हुई है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ करने के बजाय ज्यादा सुविधाजनक होगा कि हम इसे फिर लिख लें और इसे फिर डिवाइड करें। हम देख सकते हैं ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 2 से हो सकता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस तरह से हमको एक संख्या मिलती है जो अंश में है 2 गुणित 100 और हर में 21। अब हम पाते हैं कि हर में जो संख्या है वो विषम संख्या है, अंश में सम संख्या है, अब ये विभाजित नहीं होगी। यहां पर अब हमें पृथक से भाग देने की प्रक्रिया करनी होगी। हम उस स्टेप को देखते हैं। अंश में हमें मिलेगा 200/21। अब ये जो मात्रा है ये कार्बनिक पदार्थ, यह हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, परंतु इसे हम दशमलव में प्राप्त करने के लिए, अपने उत्तर को और सटीकता से प्राप्त करने के लिए हम यहाँ भाग देते हैं। अब मैं भाग देने की एक रफ की प्रक्रिया यहाँ पे करता हूं। 21 का भाग देना है हमें 200 में। हम पाते हैं कि 21 का भाग 2 में, एक प्रत्येक अंक में भाग देने की कोशिश करेंगे। 2 में भाग नहीं जा रहा है, फिर दोनों अंक लेंगे तो वो 20 बनेगा। अभी भी 20 छोटा है, हम तीनों अंक ले लेते हैं। तो ये 9 बार में एक साथ जा रहा है ये, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। इस प्रकार बचा यहाँ पे 11। तो 11 बचा। अब चूंकि 21 से 11 छोटा है, हम यहाँ एक दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं। एक दशमलव के बाद में अब एक अंक हमको कौन सा मिलेगा? अब 21 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, जिससे कि वो 110 से ज्यादा ना हो जाए। तो हम पाते हैं ये 5 बार में डिवाइड हो रहा है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105 आया, बचा 5। अगर दशमलव के एक अंक तक और हमें देने की आवश्यकता हो तो हम एक 0 और यहाँ पे ले सकते हैं। तो वह हर में, मैं इसे थोड़ा सा मिटा के इधर लिखना चाहूंगा, 0, ये 5 बचा। अब एक 0 हम और ले लें तो हम 2 बार और भाग दे सकते हैं। 21 दूनी 42। तो दशमलव के 2 अंक तक हम, इसका मान हमें प्राप्त होता है 9.52, और यही अभिष्ट संख्या है, अभिष्ट हाइड्रोजन का प्रतिशत है। यहाँ पे प्रतिशत लगाने की बजाय हम इसको पृथक से लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मान तो हमें मिला ही हुआ है। अब हम लिख सकते हैं अतः हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर 9.52%। तो बच्चों, हम आज की क्लास में हमने आणविक द्रव्यमान निर्धारण की एक आधुनिक विधि देखी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से, और कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न देखे, कुछ आंकिक प्रश्नों का हमने अध्ययन किया, और कुछ आइडियाज मैंने आपको दिए हैं, और आप इनकी सहायता से और आंकिक प्रश्नों को हल करके अपने कंसेप्ट को बेहतर कर सकते हैं। हम अगली कक्षा में कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न, कुछ जरूरी बातें और कुछ आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।